Hello everyone. Continuing with the unit 2, the last part, what is left is ecological succession. Starting with ecological succession now. I hope till ecological pyramids it would be clear to you all, every concept. Now, ecological succession. What is ecological succession? The ecological succession term was coined by Ragnar Hult in 1885. Famous ecologist Clement defined ecological succession as इकोलॉजिकल सक्सेशन टर्म जो दिया गया था वो रैग्नर हल्ट ने दिया था 1885 में और देयर वाज अ फेमस इकोलॉजिस्ट क्लीमेंट who defined ecological succession, who gave that a definition. So what is the definition of ecological succession? The natural process by which the same locality becomes successively colonized by different groups or communities of plants is known as ecological succession. तो इसका क्या मतलब हुआ कि by natural processes अगर एक same locality लोकलाइज होना शुरू हो जाती है बाय डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, लोकलाइज या कॉलोनाइज का क्या मतलब हुआ कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आके डेवलप होना शुरू हो जाते हैं या सेटल हो जाते हैं वहां, दे मेक इट अ हैबिटेट और दे स्टार्ट लिविंग देयर। तो कॉलोनाइज करते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना बैक्टीरिया कॉलोनाइज करते हैं या फिर हमारे का ब्रीड करते हैं, दे मल्टीप्लाई इन नंबर, तो कॉलोनाइज उसे कहते हैं कि they live there and they reproduce and they multiply in number. अगर एक locality में due to some natural processes successively colonization occur of different groups of communities of plants, तो उसे हम ecological succession बोलते हैं। तो characteristics of ecological succession क्या क्या है? The species types and the communities change in an orderly process. कि अलग अलग स्पीशीज आएंगी, विद टाइम चेंज होगा, पहले वहां छोटे ऑर्गेनिज्म डेवलप होंगे, फिर बिगर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, वो डेवलप होंगे या कॉलोनाइज करेंगे। तो स्पीशीज और टाइप ऑफ स्पीशीज और कम्युनिटीज चेंज होती रहती है इन एन ऑर्डरली प्रोसेस विद टाइम। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ कम्युनिटी चेंजेस by the biological action of the biological factors that grow there. तो कम्युनिटी का फिजिकल स्ट्रक्चर चेंज होता है उस जगह पे जो कॉलोनीज या जो कम्युनिटीज आके कॉलोनाइज कर रहे हैं। तो ड्यू टू द बायोलॉजिकल सॉरी सो ड्यू टू द बायोलॉजिकल एक्शंस या वहाँ पे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, तो दे चेंज द फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दैट कम्युनिटी. At last, a stable ecosystem gets established in an area. Both biotic as well as abiotic factors interact there to establish equilibrium in that ecosystem. So, at last, what happens in an ecological succession? कि जो लास्ट स्टेज होती है वहां पे एक स्टेबल इकोसिस्टम एस्टेब्लिश होता है एंड वहां पे बोथ बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स इंटरैक्ट विद देमसेल्व्स एंड दे एस्टैब्लिश अ इक्विलिब्रियम, तभी उसको हम स्टेबल इकोसिस्टम बोल पाते हैं। स्टार्टिंग जहां से होती है टिल द एंड व्हाट चेंजेस इज कि फ्रॉम द स्टार्टिंग डिफरेंट उसके फिजिकल स्ट्रक्चर भी चेंज होते हैं, कम्युनिटीज भी चेंज होती है, दे चेंज इन अ ऑर्डरली प्रोसेस, मतलब एक ऑर्डर में सब कुछ चेंज होता है एंड देन एट लास्ट एक स्टेबल कम्युनिटी डेवलप होती है वहां पे, जिसमें कि जो बायोटिक फैक्टर्स है और जो एबायोटिक फैक्टर्स है दे इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड दे एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम, तभी उसको हम एक स्टेबल इकोसिस्टम बोलते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है इकोलॉजिकल सक्सेशन का कि कैसे सक्सेशन हो रहा होता है। फोर्थ पॉइंट इज then the climax community gets established there, which in turn maintains an equilibrium with the environment. तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी वही कम्युनिटी है जो सबसे स्टेबल कम्युनिटी टुवर्ड्स द एंड ऑफ सक्सेशन जो डेवलप होती है। सक्सेशन एंड कहाँ होता है? जब क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां पे डेवलप होकर एस्टैब्लिश हो जाती है। तो क्लाइमेक्स कम्युनिटी गेट्स एस्टैब्लिश देयर which in turn maintains an equilibrium. क्लाइमेक्स कम्युनिटी ही वहां पे इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगी in that ecosystem
एंड देन द इकोलॉजिकल सक्सेशन विल हेंस कंप्लीट देयर। ठीक है, तो वहाँ एक इकोसिस्टम एट लास्ट डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजिकल सक्सेशन। कैसे कम्युनिटीज आके डेवलप होती हैं किसी भी एरिया पे, हाउ दे चेंज देयर फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कम्युनिटीज, हाउ दे गेट एस्टैब्लिश देयर, हाउ दे मेंटेन एन इक्विलिब्रियम इन दैट इकोसिस्टम। ये होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन। ये एक रिप्रेजेंटेशन है कि एक फॉरेस्ट में कैसे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता है। तो हम ये समझेंगे कि फर्स्ट, एक सेकेंड, वेट अ मिनट। Okay, so here it is. So the first one is bare rock, like एक bare rock होगा, एक barren land होगा जहाँ पे कुछ vegetation नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो हमारी सबसे फर्स्ट स्टेज होगी। ठीक है, उसे हम पायनियर स्टेज भी बोलते हैं, पायनियर स्टेज, PIONEER। ठीक है, या स्टार्टिंग स्टेज कह सकते हैं। पायनियर कम्युनिटीज फिर डेवलप होंगे वहां पे, जैसे कि जो मॉसेज और ग्रासेस हैं, दे विल बी द पायनियर कम्युनिटीज डेवलपिंग इन दैट एरिया। तो जो मॉसेज होंगे और जो ग्रासेस होंगे, दे विल बी द फर्स्ट वन टू डेवलप विद टाइम। ठीक है, अब यहाँ क्या था, बैरन लैंड था। ये दिस लाइन डिपिक्ट्स बैरन लैंड, फर्स्ट वन। ठीक है, अब जो ग्रीन वाला है, mosses and grasses will start developing, and at this point they will be at peak। सबसे जहाँ उसकी जो पॉपुलेशन होगी ग्रासेस और मॉसेस की, वो सबसे ज्यादा होगी इस टाइम पे, दैट इज इस सेकंड को जो डिपिक्ट कर रहा है सेकंड पिक्चर में। अब वहां पे और सक्सेशन होगा, तो मॉसेस और ग्रासेस के बाद क्या आएगा, पेरिनियल्स आएंगे और ग्रासेस डेवलप होंगी। तो दैट इज द थर्ड स्टेज। वहां पर एक लेवल अप हो गया, देर आर मोर कम्युनिटीज या फिर मोर टाइप ऑफ प्लांट्स डेवलपिंग देयर। ठीक है, ये हम एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम समझ रहे हैं, इसलिए हम अभी सिर्फ प्लांट्स का सक्सेशन समझ रहे हैं, ऐसे ही एनिमल्स भी इंक्लूड होते हैं इसमें। ठीक है, बट वी आर जस्ट नाउ ओनली कंसिडरिंग अबाउट द प्लांट्स। ओके, तो थर्ड वाले में हमारे ग्रासेस आ गए, पेरिनियल्स आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में जो है वो आएंगे वुडी पेरिनियल्स या वुडी पायनियर्स। मतलब कि अभी तक पायनियर्स जो होते हैं वो स्टार्ट करते हैं, मतलब पायनियर्स यू कैन रिलेट टू समथिंग विच इज गिविंग अ बिगिनिंग टू इट। तो जब तक ग्रासेस पेरिनियल्स है तब तक एवरीथिंग वाज लाइक सॉफ्ट स्टेम प्लांट्स या सब ग्रीन ग्रीन। अब जो वुडी प्लांट्स का जो स्टार्टिंग होगा, दैट वुड बी फ्रॉम द फोर्थ स्टेज, जहाँ पे वुडी पायनियर्स होंगे। दे विल बी प्लांट्स हु विल बी हैविंग अ वुडी स्टेम। तो जो वुडी स्टेम वाले प्लांट्स होंगे वो डेवलप होना शुरू होंगे, दैट इज एट द पॉइंट जो ये फोर्थ स्टेज पे हो रहा है। ठीक है, फिर फिफ्थ स्टेज पे आएंगे हमारे फास्ट ग्रोइंग ट्रीज, और फिर एट लास्ट सिक्स स्टेज में हमारा क्लाइमेक्स फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हो जाएगा। मतलब कि ये सब कम्युनिटीज तो उसमें होंगी, बट जो लास्ट में हमारे ट्रीज डेवलप होंगे, दे विल बी द वंस जो वहां पे एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश कर देंगे। और ऐसे हमें पता है जब हमारा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है, तो देन इट इज अ स्टेबल इकोसिस्टम, वहां पे आगे और चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, दैट विल बी द क्लाइमेक्स स्टेज जो हमारा फॉरेस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, लास्ट स्टेज को हम बोलते हैं क्लाइमेक्स स्टेज, एंड दैट इज द मोस्ट स्टेबल कम्युनिटी दैट हैज डेवलप्ड इन दैट एरिया। ठीक है, नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्यों होता है इकोलॉजिकल सक्सेशन, व्हाट आर द कॉजेज, वो पढ़ते हैं अब हम। इनिशियल कॉजेज जो होते हैं, इट हैपेंस कि स्टार्टिंग में क्या क्या रीजन होता है कि वहां पे सक्सेशन शुरू होता है किसी जगह पे, हैपेंस टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ एग्जिस्टिंग हैबिटेट। ठीक है, वहां पे ऑलरेडी कोई हैबिटेट रहा होगा, उस वो अगर वो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रॉय होगा, है ना, किसी चीज की डिस्ट्रक्शन हुई हो किसी एग्जिस्टिंग हैबिटेट की, तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं। क्या हो सकता है, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं और एक बायोटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, हमें अभी ये विजुअलाइज करना है, ये दिमाग में रखना है कि एक एग्जिस्टिंग हैबिटेट रहा है उस जगह पे, ठीक है, वो कैसे डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, तो उसके दो फैक्टर्स हो सकते हैं, क्लाइमेटिक, या तो वहाँ सॉइल इरोजन हो गया हो या सॉइल डिपोजिशन हो गया हो हैवी विंड की वजह से,
कॉन्टिन्यूस फ्लड रहा हो उस एरिया में, हेवी रेनफॉल, फायर, ड्रॉट, लैंडस्लाइड्स, ऑयल डिपोजिशन एक्सेट्रा। तो ये सब क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं या रीजंस हैं जिस वजह से एक एग्जिस्टिंग हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया हो उस एरिया में। वी आर कंसिडरिंग एन एरिया, एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी एरिया, वहां पे कोई एक इकोसिस्टम डेवलप था या एक किसी भी कोई हैबिटेट एस्टैब्लिश था, अब उसका डिस्ट्रक्शन हो गया। क्यों हुआ? इन रीजंस की वजह से। एनी वन ऑफ देम कुड बी द रीजन। अब जो हमारा आता है वो है बायोटिक फैक्टर्स। कौन कौन से बायोटिक फैक्टर्स भी रीजन हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग और झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन यू माइट बी नोइंग, जो हमारा स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन होता है। अच्छा, पहले हम शुरू से समझते हैं डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन कैसे हुआ होगा? मतलब या तो किसी ह्यूमन एंथ्रोपोजेनिक रीजन की वजह से वहां पे, मतलब फॉर देयर गुड, अपने ग्रीड के लिए वहां पे इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए, या कुछ भी एनीथिंग, वहां पे हमने प्लांट्स को काट दिया। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से वहां पे कम्युनिटी सारी वैनिश हो जाएंगी, बहुत कुछ इफेक्ट होगा। सपोज एक ट्री पे ही कितने ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट होते हैं, तो जहां से वहां से सब कुछ हट गया, तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया होगा, या फिर ओवर ग्रेजिंग की वजह से वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया होगा। सपोज एक ग्रासलैंड है, वहां पे ओवर ग्रेजिंग हो गई है, तो नाउ देयर इज नो मोर ग्रासेस देयर, दैट वुड नॉट बी कंसिडर्ड अ ग्रासलैंड है, वहां सब ड्राई हो गया, सॉइल भी ड्राई हो गई। तो ओवरग्रेजिंग की वजह से भी कोई हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। झूम कल्टीवेशन में हम क्या करते हैं, ट्राइबल्स करते थे जो प्रैक्टिस, कि दे यूज टू टेक अ एरिया इन अ फॉरेस्ट, उसे क्लियर करते थे, वहां पे कल्टीवेशन करते थे, दे कल्टीवेटेड फॉर सम टाइम, और फिर वहां पे उसको, मतलब उस एरिया को छोड़ के नेक्स्ट एरिया पे स्विच कर जाते थे, क्योंकि जब वहां की प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती थी, तो ये दे यूज टू लीव दैट एरिया एज इट इज, और वो एक नए एरिया का सर्च करते थे, फिर वहां की ट्रीज काटते थे, फिर उसे नेक्स्ट लाइक फिर वहां पे अलग से स्टार्ट करते थे अपना एग्रीकल्चर। तो स्लैश एंड बर्न इसीलिए बोलते हैं, दे यूज टू स्लैश देयर एग्जिस्टिंग ट्रीज, दे यूज टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर देयर। तो वो द अदर नेम फॉर स्लैश एंड बर्न इज झूम कल्टीवेशन। तो ये बायोटिक फैक्टर्स रह सकते हैं किस वजह से हमारा वहाँ का हैबिटेट डिस्ट्रॉय हुआ। दीज आर द इनिशियल कॉजेज। नाउ कॉन्टिन्यूअस कॉजेज, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस इन द पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इन दैट एरिया। कि जब वहाँ सक्सेशन हो रहा है, तो वहाँ कौन कौन से पॉसिबल चेंजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से पॉपुलेशन का कॉम्पोजिशन चेंज हो उस एरिया में। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन जब शुरू होता है, तो हमने पढ़ा ये रीजंस रह सकते हैं, ठीक है। बट अगर अब वहाँ स्टार्टिंग हो गई, लाइक एक कुछ भी एक ऑर्गेनिज्म वहाँ के डेवलप करने लग गया, तो क्या जरूरत है कि नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा? कुछ तो चेंजेस होंगे ना हमारे उसमें सराउंडिंग्स में, कि कुछ ट्रिगर होगा जिसकी वजह से एक न्यू स्पीशीज वहाँ आएगी, तो दैट इज अ कॉन्टिन्यूअस कॉज। तो the factors responsible for population compositions are migration for safety, migration due to urbanization, migration due to industrialization और migration for better life। तो उस एरिया में कोई स्पीशीज आके माइग्रेट कर रही है, तो why would that happen? उनके या तो वो सेफ्टी के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, या तो वो अर्बनाइजेशन हो गया उनके ओरिजिनल हैबिटेट में, तो दे आर स्विचिंग देयर हैबिटेट, और नॉट स्विचिंग, दे आर शिफ्टिंग देयर हैबिटेट। तो वो अपने हैबिटेट को स्विच कर रहे हैं टू अ न्यूअर प्लेस। या फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इनकी वजह से, या फिर दे आर माइग्रेटिंग फॉर अ बेटर लाइफ, ठीक है। तो इस वजह से वहां पे कम्युनिटी में या पॉपुलेशन में चेंज आ सकता है, बिकॉज कोई एक नई कम्युनिटी आकर वहां पे डेवलप हो रही है, और वो क्यों डेवलप कर रही है, क्यों स्टैब्लिश कर रही है वहां पे, या क्यों माइग्रेट कर रही है वहां पे, दीज आर द रीजंस, ठीक है। अब आते हैं हमारे स्टेबिलाईजिंग कॉजेज, कि अब वहां जब हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी की तरफ हम मूव कर रहे हैं, स्टेबिलाईजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो व्हाट विल बी द कॉजेज? Stabilization of an ecosystem happens due to the climatic conditions of that area. स्टेबिलाईजेशन कैसे होता है एक इकोसिस्टम का? कि वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस उसको सपोर्ट करते हैं, राइट। अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स, fertility of the land for agriculture, as well as the growth of different type of producers for a continuous flow of food and energy. स्टेबिलाईजेशन कैसे होगा?
बहुत सारी चीजों को अलाइन होना पड़ेगा, तभी वहां पे कोई इकोसिस्टम में कम्युनिटीज जो है स्टेबलाइज हो सकती हैं, या एक इकोसिस्टम एज अ होल वहां स्टेबलाइज हो पाएगा। तो व्हाट ऑल वी नीड इज वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस, वहाँ का अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स, जिससे कि हमारा लैंड फर्टाइल रहेगा। we'll get a good produce from agriculture, we will have different type of plants, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स हमारे अबंडेंट होंगे, तो हमारा फ्लो ऑफ फूड एंड एनर्जी विल बी इजी। तो फॉर अ continuous flow of food and energy we need a growth of different type of producers as well, like grasses, shrubs, herbs, trees। तो हमारे पास एक ग्रोथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोड्यूसर्स भी होने चाहिए। तो ऑल दीज विल कंट्रीब्यूट टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये 3 टाइप के कॉजेज हमने पढ़े। इनिशियल कॉजेज, कि किस रीजन की वजह से कहीं पे सक्सेशन शुरू होगा, वो हमारा इनिशियल कॉजेज के अंदर आएगा। कॉन्टिन्यूअस कॉजेज के अंदर क्या आएगा, कि हमने अभी पढ़ा कि इकोलॉजिकल सक्सेशन एक ऑर्डरली प्रोसेस है, एक ऑर्डर में चीजें चेंज होंगी। तो what will be the cause for the introduction of a new species in an ecological succession? क्यों एक नई species ऐड होगी, या why a species will shift to another species for their stabilization? जैसे कि अगर कोई species है that will die off and a new species will take over that ecosystem, तो ऐसा क्यों होगा? कुछ कॉजेज होंगे ना जो उसको कॉन्टिन्यूअस करने के लिए, उस सक्सेशन को प्रोसीड कराने के लिए वहां पे देयर विल हैपन देयर। तो वो एग्जांपल्स होंगे हमारे कॉन्टिन्यूअस कॉजेज के। अब जो हमारा थर्ड कॉज होगा दैट इज स्टेबलाइजिंग कॉज, वो कौन कौन से कॉजेज होंगे जो हमें एक स्टेबल कम्युनिटी या इफ एक स्टेबल इकोसिस्टम को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। ठीक है, रिमेंबर द एग्जांपल्स, अंडरस्टैंड कि 3 स्टेजेस के कॉजेज रहेंगे, इनिशियल कॉजेज, कॉन्टिन्यूअस कॉजेज एंड स्टेबलाइजिंग कॉजेज। ठीक है, the order of basic processes involved in succession is okay। तो ये एक हमने पढ़ा था कि एक ऑर्डरली प्रोसेस है। तो किस ऑर्डर में एक सक्सेशन होता है, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, दैट इज गिवन हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल इज न्यूडेशन, सेकेंड इज इन्वेजन, थर्ड इज कंप्लीशन एंड कोएक्शन, फोर्थ इज रिएक्शन एंड फिफ्थ इज स्टेबलाइजेशन। क्लियर? तो ये वो स्टेजेस हैं जिसमें एक इकोलॉजिकल सक्सेशन प्रोसीड करता है। ओके, तो अब हम इन स्टेजेस को समझेंगे। ओके, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दी स्टेजेस। तो पहला हमारा कौन सा है? न्यूडेशन, राइट। न्यूडेशन में क्या होता है कि वी नीड टू क्रिएट अ बेयर एरिया, या फिर एक खाली जगह हमें चाहिए ना सक्सेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो न्यूडेशन क्या होती है? फर्स्ट स्टेज होती है सक्सेशन की, जिसमें कि हमें एक फॉर्म करना होता है एक न्यूड एरिया और अ बैरन एरिया। ठीक है, दैट एक न्यूड एरिया के फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए वी हैव नेम्ड दिस एज न्यूडेशन। वो किसी भी वजह से हो सकता है, जो हमारे इनिशियल कॉजेज रहे हैं ना अभी ऊपर, जैसे कि लैंडस्लाइड हो गया, या जितने भी ये क्लाइमेटिक और बेरियोबायोटिक फैक्टर्स हैं, दे विल हैपन एंड विल लीड टू न्यूडेशन। ठीक है, अब हमारा क्या होगा? इन्वेजन। सेकेंड वन इज इन्वेजन। इन्वेजन में क्या होगा कि एक कोई नई स्पीशीज, या फिर इट कुड बी अ लाइक एक पोलन ग्रेन होता है ना, एक सीड होता है, एक सीड के आने की वजह से किसी जगह पे एक नया प्लांट ग्रो कर रहा है, तो वो भी एक रीजन हो सकता है। मतलब कोई प्रोपग्यूल, या फिर कोई सीड, या फिर कोई रिप्रोडक्टिव बॉडी किसी, तो अगर वो वहां पर आकर उस एरिया में सेटल हो रहा है, उस बेयर एरिया पे, तो उसको इन्वेजन कहते हैं। इन्वेड करा है उसने एक बेयर एरिया को, तो दैट विल बी इन्वेजन। ठीक है, दिस इज द सेकेंड स्टेज। अब है कंप्लीशन एंड कोएक्शन। कंप्लीशन, एक्चुअली इट शुड बी कंपटीशन एंड कोएक्शन। तो वहां पे क्या होता है कि पॉपुलेशन ऑफ द इन्वेजन स्पीशीज, मतलब जिसने उसको इन्वेड किया था, वो वहां पे सेटल होना शुरू हो गए। मतलब वो अब दे विल इंक्रीज इन नंबर उसी एरिया में।
दैट स्पीशीज विल रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इन नंबर। ठीक है, उसको हम काउंट करते हैं कंप्लीशन एंड कोएक्शन के अंडर। जो हमारा फोर्थ स्टेज है दैट इज रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होगा कि जो हमारा ऑर्गेनिज्म उस प्लेस पे ग्रो कर रहा है, तो हमारा अब एनवायरमेंट विल ट्राई एंड एडजस्ट इटसेल्फ इन अकॉर्डेंस टू द ऑर्गेनिज्म। उस मतलब लाइक ऑर्गेनिज्म वहाँ डेवलप कर रहा है, तो हमारा एनवायरमेंट भी चेंज होगा विद अकॉर्डिंग्स टू दैट ऑर्गेनिज्म एंड इट्स लाइफस्टाइल। जैसे कि उस ऑर्गेनिज्म को कैसा एरिया, लाइक कितना वाटर चाहिए, कितना सॉइल में उसको मॉइस्चर चाहिए, एंड प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स कि उसको कैसा टेम्परेचर चाहिए, उसको कितनी सनलाइट चाहिए। तो ये सब जो होगा, एनवायरमेंट और वो ऑर्गेनिज्म आपस में विद अंडर ईच अदर्स इन्फ्लुएंस वो चेंज करेंगे। तो इन शॉर्ट क्या हो रहा होगा कि उस एरिया का एनवायरमेंट जो होगा वो चेंज होगा। ठीक है, वो होता है हमारा रिएक्शन में, इस स्टेज पे चेंजेस अकर। नाउ द लास्ट इज द स्टेबलाइजेशन, और यू कैन कॉल इट एज अ क्लाइमेक्स स्टेज। तो क्लाइमेक्स स्टेज में क्या होता है कि ये फाइनल स्टेज होती है। यहाँ पर क्या होता है, हमारा कम्युनिटी स्टेबल होना शुरू हो जाती है और ज्यादा, दे स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो स्टेबलाइजेशन में वी एनकाउंटर द क्लाइमेक्स स्पीशीज, इसे हम क्लाइमेक्स स्टेज भी बोलते हैं। यहाँ पे जो हमारी स्पीशीज डेवलप हुई होती है या जिसने वहाँ पे इन्वेड किया होता है, तो वो स्पीशीज जो होती है वो दे स्टे देयर फॉर अ लॉन्गर टाइम एंड दे एस्टैब्लिश देमसेल्व्स देयर। ये हमारा स्टेबलाइजेशन हुआ। आई होप हर स्टेज में क्या क्या हो रहा है यू आर गेटिंग इट। क्या न्यूडेशन का सिग्निफिकेंस है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इन्वेजन। तो ये 5 स्टेप यू शुड रिमेम्बर इन ऑर्डर। ये एक ऑर्डर में ही होगा, ऐसा नहीं है स्टेबलाइजेशन पहले हो गया इन्वेजन बाद में हो रहा है, नो। ये एक ऑर्डरली प्रोसेस है, यू शुड रिमेम्बर दिस इन ऑर्डर कि पहले न्यूडेशन, फिर इन्वेजन, फिर कंपटीशन एंड कोएक्शन, फिर रिएक्शन एंड देन स्टेबलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। आई होप ये क्लियर है कि क्या बेसिक प्रोसेस है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन का। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। The first one is primary succession. Begins from the primitive substation where there was no living factor before. ठीक है, प्राइमरी सक्सेशन उस जगह पे होता है जहां पे कभी कोई लिविंग फैक्टर नहीं रहा हो। जैसे कि एक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, वोल्केनिक इरप्शन के बाद वो एरिया एक बैरन लैंड हो जाता है, वहां पे कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं बचता है, नॉट इवन अ बैक्टीरिया। तो प्राइमरी सक्सेशन उस जगह पे होता है जहाँ पे जो एक प्रिमिटिव एरिया रहा हो, जहाँ पे कोई लिविंग एरिया या कोई लिविंग फैक्टर पहले एग्जिस्ट ना करता हो, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। इट बिगिंस फ्रॉम अ प्रीवियसली सस्टेन्ड लिविंग मैटर, but the vegetation got damaged due to the climatic factors like flood, fire, acid rain, etc. तो सेकेंडरी सक्सेशन किसे बोलते हैं, जब सक्सेशन किसी ऐसे एरिया पे हो रहा हो जहां पे पहले लिविंग मैटर रहा हो। ठीक है, बट दैट गॉट डिस्ट्रॉयड और डैमेज ड्यू टू द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। जो भी हमने पीछे क्लाइमेटिक फैक्टर्स पढ़े थे, फ्लड, फायर, एसिड रेन, इन सब की वजह से, या फिर सॉइल इरोजन, इन सब की वजह से अगर किसी एरिया में जहां पे पहले लिविंग मटेरियल था, लिविंग मैटर था, उसकी वेजिटेशन डैमेज हो गई, और डैमेज होने के बाद अगर वहां कोई न्यू स्पीशीज आके डेवलप हो रही है, तो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं था कि वहां पे कभी कोई लिविंग स्पीशीज नहीं थी, बट इट गॉट डिस्ट्रॉयड एंड अगेन सक्सेशन स्टार्टेड एट दैट प्लेस, तो उसे हम सेकेंडरी सक्सेशन बोलेंगे। आई होप इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा कि प्राइमरी सक्सेशन क्या होता है, सेकेंडरी सक्सेशन क्या होता है। प्राइमरी सक्सेशन हम तब बोलते हैं जब किसी एरिया में बहुत लाइक देयर वाज नो लिविंग फैक्टर देयर, कभी था ही नहीं, कोई वेजिटेशन रही ही नहीं उस एरिया में, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं रहा, तो उसमें उस एरिया को हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। उस एरिया में जो सक्सेशन होता है उसे हम प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। क्लियर? नाउ इज द ऑटोजेनिक सक्सेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटोजेनिक?
Auto means self or same, and genic means producing. So the developing plant community brings a change in the conditions of a particular place which is not suitable for them, but creates or produces an environment for the growth of a different community. It is a succession driven by biotic components of an ecosystem. तो ऑटोजेनिक सक्सेशन में क्या हो रहा होता है कि एक सपोज एक कोई प्लांट कम्युनिटी वहां ग्रो कर रही है, बट इट हैज चेंज्ड द कंडीशंस ऑफ दैट एरिया. उस प्लांट कम्युनिटी ने ही उस एरिया के फैक्टर्स को ऐसे चेंज कर दिया, उस एरिया की कंडीशंस को ऐसे चेंज कर दिया कि अब वो जगह उस कम्युनिटी के लिए सूटेबल नहीं है, बट उसने उस एरिया को एक सूटेबल प्लेस बना दिया है किसी और कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, राइट? तो अब वो प्लांट कम्युनिटी वहां नहीं रहेगी, दैट विल गेट डिस्ट्रॉयड ऑब्वियसली. अगर वो एरिया उसके लिए सूटेबल नहीं है तो दैट विल डेफिनेटली गेट डिस्ट्रॉयड ऑन इट्स ओन. बट अब उसने जो एरिया बना दिया है उसे ड्यू टू द चेंजेस इन द एनवायरमेंट और कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस, तो वहां एक डिफरेंट कम्युनिटी आके एस्टैब्लिश कर सकती है, क्योंकि दैट वुड बी द आइडियल कंडीशन फॉर दैट कम्युनिटी. वो एरिया एक बेस्ट फिट होगा किसी और कम्युनिटी के लिए. तो अब वो मतलब कि किसी एक कम्युनिटी ने दूसरी कम्युनिटी के लिए सक्सेशन कर दिया, खुद का चेंजेस, खुद के डेवलपमेंट के टाइम पे उसने ऐसे चेंजेस कर दिए उस एरिया में कि अब वो खुद उस एरिया में नहीं रह सकती है, बट एक नई कम्युनिटी आके वहां डेवलप कर सकती है. तो इट इज अ सक्सेशन ड्रिवन बाय द बायोटेक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम. जब इकोसिस्टम के बायोटेक कंपोनेंट्स ही चेंज कर दे या सक्सेशन का रीजन बने, तो दैट इज द ऑटोजेनिक सक्सेशन. Now is the allogenic succession caused by the abiotic factors. Okay, so in contrast to autogenic succession, allogenic succession is an abiotic factor driven condition. मतलब the habitat of the ecosystem is changed due to the volcanic eruptions, climatic change, comet strikes, earthquakes, floods, droughts, etc. तो ये दो हैं, जैसे कि प्राइमरी सेकेंडरी था वैसे ऑटोजेनिक एलोजेनिक है. ऑटोजेनिक में क्या हो रहा था, बायोटिक कंपोनेंट्स वर कंट्रीब्यूटिंग फॉर सक्सेशन. अब एलोजेनिक में क्या होगा कि इस इकोसिस्टम में चेंजेस आ रहे हैं, बट वो किसकी वजह से आ रहे हैं, ड्यू टू द एबायोटिक फैक्टर्स. ऑटोजेनिक में इकोसिस्टम में चेंजेस आ रहे थे ड्यू टू द बायोटिक कंपोनेंट्स. ठीक है, ये डिफरेंस है ऑटोजेनिक और एलोजेनिक में. एलोजेनिक सक्सेशन में हमारा इकोसिस्टम चेंज हो रहा है ड्यू टू द एबायोटिक फैक्टर्स, और उनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस, क्लाइमेट चेंज, कोई कॉमेट स्ट्राइक कर जाए, अर्थक्वेक आ जाए, फ्लड आ जाए, ड्रॉट आ जाए, कुछ भी. ठीक है, तो दिस इज एलोजेनिक सक्सेशन. क्लियर कि एक ऑटोजेनिक सक्सेशन और एक एलोजेनिक सक्सेशन में क्या डिफरेंस होता है. ओके, नेक्स्ट इज इंड्यूस्ड सक्सेशन. इट इज अ मैन मेड प्रोसेस. ये हम एज अ ह्यूमन करवाते हैं, इंड्यूस कराते हैं, डेवलप्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड. एग्जाम्पल क्या है, कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड. तो जो इंड्यूस सक्सेशन होता है वो इंटेंशनल होता है, किसी वजह से हम लोग कर रहे होते हैं उसको, तो दैट इज अ मैनमेड प्रोसेस. और सपोज जैसे हम एक फील्ड में जहाँ कुछ भी नहीं है, फील्ड में ऑब्वियसली यू sow the seeds, then saplings are formed and you cultivate the fields. तो कल्टीवेशन किसी ऐसे फील्ड पे नहीं होगा ना जहाँ पहले से प्लांट्स हैं. ऑब्वियसली दैट एरिया विल बी एम्प्टी, और इट मे बी बैरन और इट कुड बी फर्टाइल. ऐसा नहीं है कि उसे बैरन होना ही जरूरी है, बट उस एरिया पे पहले से कोई क्रॉप नहीं है. ठीक है, तो वहां हम क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, तो वो एक इंड्यूस्ड सक्सेशन होगा. दैट इज डन विद एन इंटेंशन. हमें यील्ड चाहिए, हमें क्रॉप का यील्ड चाहिए, तो हम उसे इंड्यूस करा रहे हैं. वो नेचुरली अपने आप नहीं हो रहा है, वी ह्यूमंस आर डूइंग इट. तो वो एक मैनमेड प्रोसेस होगा, डेवलप्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड. तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड सक्सेशन. क्लियर. Autotrophic succession, when a place is rich in inorganic content and poor in organic matter. Development of a succession of plants over that area is called as autotrophic succession. जब कोई एरिया या कोई लैंड जो है वो रिच है इनऑर्गेनिक कंटेंट में, और इट इज डेफिशिएंट और पुअर इन ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है,
तो वहां पे क्या होगा, प्लांट्स ग्रो करेंगे, प्लांट्स का सक्सेशन होगा, तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन बोलते हैं। किसी एरिया में ड्यू टू द रिचनेस ऑफ इनऑर्गेनिक कंटेंट एंड द डिफिशियंसी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और पुअर ऑर्गेनिक कंटेंट, वहां पे succession of plants occur in that area and this is known as autotrophic succession. Similarly, heterotrophic succession, if a succession begins in an area which is rich in organic content like forest litter, sewage, etc., and dominated by saprophytes like fungi, mushrooms, etc., it is called heterotrophic succession. क्या दो कंडीशंस है हेटरोट्रॉफिक सक्सेशन की? इट शुड बी रिच इन ऑर्गेनिक कंटेंट, जो कि पुअर था हमारा ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन में। तो हेटरोट्रॉफिक में if a succession begins in an area which is rich in organic content like forest litter, sewage, etc., and it is also dominated by the saprophytes like fungi, mushroom, etc., it is called as heterotrophic succession. उस एरिया में heterotrophic succession होगा। These are the conditions. Remember, autotrophic में इनऑर्गेनिक कंटेंट रिच होना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर पुअर होगा, तभी वहां पे ऑटोट्रॉफिक सक्सेशन होगा। हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन में ऑर्गेनिक कंटेंट रिच होगा उस एरिया में, और वहां पे सैप्रोफाइट की जो कम्युनिटी है लाइक फंजाई, मशरूम वगैरह ज्यादा होंगे, तो दैट वुड बी अ हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन। ठीक है, मतलब उस एरिया में क्योंकि वहाँ ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा है, एंड यू नो कि सैप्रोफाइट्स ग्रो इन ऑर्गेनिक कंटेंट रिच सॉइल, या फिर उस एरिया में जहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा हो, तो वहाँ पे फंजाई वगैरह या मशरूम्स वगैरह ग्रो करते हैं। ठीक है, तो वो एक हेट्रोट्रॉफिक सक्सेशन होगा। क्लियर, समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट इज रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। Sometimes, due to heavy biological or biotic interferences, the succession goes backward instead of progressing. ठीक है, एग्जाम्पल, फॉरेस्ट कम्युनिटी चेंजेस टू श्रबलैंड और ग्रासलैंड और बैरन लैंड ड्यू टू डिफोरेस्टेशन एंड ओवरग्रेजिंग। तो रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन कब होता है? जब यू आर मूविंग बैकवर्ड्स, यू आर नॉट प्रोसीडिंग। तो किसी भी बायोलॉजिकल या बायोटिक इंटरफेरेंस की वजह से अगर कोई कम्युनिटी बैकवर्ड मूव कर रही है, जैसे कि फॉरेस्ट में ट्रीज है, ट्रीज से श्रब लैंड बन गया, वो श्रब लैंड से वो ग्रास लैंड बन गया, ग्रास लैंड से वो बैरन लैंड बन गया, मतलब वो पीछे लाइक ओपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम, तो दैट वुड बी अ रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, इट कुड बी डिफोरेस्टेशन, इट कुड बी ओवरग्रेजिंग, बट ये ऑर्डरली ही होगा। जैसे कि ट्रीज अब नहीं रहे, तो अब कौन सी स्पीशीज एग्जिस्ट करेगी? सपोज कैनोपी में फायर हो गया, ठीक है, कैनोपी फायर हो गया हमारा फॉरेस्ट में, तो हमारे जितने बड़े बड़े ट्रीज थे वो सब डिस्ट्रॉय हो गए। अब क्या बचे? हमारे छोटे वाले श्रब्स। अब श्रब्स भी डिस्ट्रॉय हो गए ड्यू टू एनी रीजन, तो हमारे पास क्या बचा? श्रब्स। अब हमारे ग्रासेस बच गए, श्रब लैंड से हमारा वो ग्रास लैंड बन गया। अब ग्रास लैंड में ड्यू टू ओवर ग्रेजिंग वहां पे ग्रास भी नहीं बची, तो इट वुड बी अ बैरन लैंड नाउ। ठीक है, या फिर ओवर ग्रेजिंग भी जरूरी नहीं है कि अगर कोई फ्लड आ गया या फिर सॉइल इरोजन हो गया, एनी रीजन, इट कुड बी एनी रीजन, बायोटिक होना चाहिए, बट वो एक बायोलॉजिकल इंटरफेरेंस होनी चाहिए, बायोलॉजिकल फैक्टर होना चाहिए, उसकी वजह से रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन हो रहा होगा। क्लियर, दिस 8 टाइप ऑफ सक्सेशन समझना है बस कि प्राइमरी सेकेंडरी में क्या डिफरेंस है, ऑटोजेनिक एलोजेनिक का क्या कंसेप्ट है, ऑटोट्रॉफिक हेट्रोट्रॉफिक कब होता है, क्या कंडीशंस होने चाहिए, एंड विच विल बी द डोमिनेंट स्पीशीज है, एंड रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन में क्या होता है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज, okay, we are done with this. Now the summary of the unit. So the ecosystem is the study of living organisms with their surroundings. Thus, it is an interdependence of biotic and abiotic factors in that area. ठीक है, इकोसिस्टम क्या है? एक स्टडी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, विद मतलब हाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग्स। इट इज मतलब जब हम उसको स्टडी करते हैं, वी कॉल इट एज इकोसिस्टम। Thus, it is an interdependence of biotic and abiotic factors.
वही है कि कैसे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. The presence of only one factor cannot create an ecosystem. ठीक है. अब ये चैप्टर समझने पढ़ने के बाद वी ऑल नो कि किसी भी एक फैक्टर से इकोसिस्टम नहीं बनता है. All the different biotic and abiotic factors contribute to form an ecosystem. In an ecosystem, positions of different organisms are different. This has been explained through ecological pyramids. हमने पढ़ा था अभी कि every organism has a different position in the ecological pyramid. हर organism का एक अलग trophic level है. So the principle of the ecological pyramid depends on the food habit of the organism present in that ecosystem. उस इकोसिस्टम में वो ऑर्गेनिज्म कैसी फूड हैबिट को प्रैक्टिस कर रहा है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड. ठीक है. द डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इकोसिस्टम ऑन बैरन लैंड इज नोन एज सक्सेशन. जो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एक बैरन लैंड पे एक जब नया इकोसिस्टम डेवलप होता है तो उसे हम इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं. समटाइम्स रिवर्स सक्सेशन आल्सो हैपेंस when a well-functioning ecosystem may get destroyed due to some artificial, that is man-made, or due to natural calamities and get converted into barren land. जो हमारा retrogressive succession अभी recently हमने पढ़ा. तो लास्ट लाइन का मतलब क्या है कि रिवर्स सक्सेशन भी हो सकता है जिसे हम रेट्रोग्रेसिव सक्सेशन बोलते हैं. उसमें क्या होता है कि एक वेल फंक्शनिंग इकोसिस्टम भी डिस्ट्रॉय होके ड्यू टू एनी रीजन, आर्टिफिशियल और मैनमेड, सॉरी आर्टिफिशियल और नेचुरल, तो इट कैन कन्वर्ट बैक इनटू अ barren लैंड. ठीक है. दिस इज द समरी ऑफ दिस चैप्टर. वी हैव रेड अबाउट द बायोटिक एबायोटिक फैक्टर्स, इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है, 10% लॉ, पिरामिड्स क्या होते हैं, सक्सेशन कैसे होता है. एवरीथिंग हैज बीन कवर्ड इन दिस चैप्टर. आई होप हर कंसेप्ट आपको इक्वली क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से. इफ देयर आर एनी डाउट्स यू कैन आस्क, but this is it. This is the end of this chapter. We'll now start with the unit 3 in next lecture. Thank you.